हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो यंग वंस को बर्थ करते हैं, ना कि वो एग ले करते हैं। ठीक है ना, दैट्स वाई दे आर विविपेरस। नाउ रिप्रोडक्टिव इवेंट की अगर हम बात करें, और हमारे पूरे चैप्टर का सीक्वेंस भी ऐसे ही होने वाला है। ह्यूमन्स क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बनाते हैं, और दिस इज़ बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। मेल्स स्पर्म बनाते हैं, फीमेल्स ओवम बनाती है। अब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। और जब मेल एंड फीमेल गैमेट स्पर्म एंड ओवम जब दोनों साथ में मिल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ जो जाइगोट फॉर्मेशन करता है, इसके बाद क्या होता है, दिस जाइगोट, ठीक है ना, दिस डेवलप इनटू ब्लास्टोसाइट, और इसका अटैचमेंट होता है यूटेराइन वॉल में, यूटेरस के वॉल में। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशन। और जेस्टेशन पीरियड कितने महीने का होता है, 9 मंथ्स का होता है। और डिलीवरी ऑफ बेबी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। सी देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। देखो, मेन में इवन ओल्ड मैन जो होते हैं 50 साल से ज़्यादा, 60 साल, 70 साल, इवन दे कंटिन्यू टू फॉर्म स्पर्म, उनकी बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करती है। लेकिन वीमेन में जब 50 इयर्स के आसपास जब मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद उनकी बॉडी कोई भी ओवम का फॉर्मेशन नहीं करती है, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस। अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विस रीजन में होता है। ये इंक्लूड करता अपीयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विथ एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो टेस्टिस होता है ना, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, इन अ पाउच, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम में इसलिए होता है ना, ताकि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। एडल्ट की अगर हम बात करें तो इसकी ओवल जो टेस्टिस जो होता है ना, वो ओवल शेप का होता है। इसके डायमेंशन की बात करें तो आप इसको ऐसे याद करोगे, 2, 3, 4, 5। 2 से 3 इसका विड्थ होता है, और 4 से 5 इसका लेंथ होता है। और इसकी जो कवरिंग होती है वो डेंस कवरिंग होती है। हर एक टेस्टिस के बाद पास 250 कंपार्टमेंट्स होता है, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं दोस्तों। और हर एक लोब्यूल जो होता है ना, 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसमें होता है, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 2 तरह के सेल्स से ये लाइंड होता है। सबसे पहला मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल्स होता है ना, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, और आगे जाकर के यही स्पर्म फॉर्मेशन करता है। सर्टोली सेल जो होता है ना, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, जिसको हम लेडिक सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो लेडिक सेल होता है ना, इट सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजेंस बोलते हैं, और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द मेल हार्मोन। नाउ अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेल एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो ये इंक्लूड करता है रेटिक टेस्टिस, वासा एफरेंटिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहा होता है रेटिक टेस्टिस, फिर उससे ओपन होता है वासा एफरेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस लोकेटेड कहाँ होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। रिमेंबर दिस वेरी वेल। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एपिडिडाइमिस का लोकेशन क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ठीक है ना। इसके बाद आता है वास डेफरेंस, जो एब्डोमेन के नीचे आता है, उतरता है, और यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूप करते हुए सेमिनल वेसिकल का डक्ट रिसीव करता है और ओपन हो जाता है इनटू यूरेथ्रा, जिसको हम इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। एंड ये सारे डक्ट स्पर्म को स्टोर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यूरेथ्रा आगे जा कर के एक्सटर्नल ओपनिंग जो इसकी होती है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल मिएटस। पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू का बना होता है, जो पेनिस की इरेक्शन करने में हेल्प करता है, विच फैसिलिटेड इंसेमिनेशन।
और जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है ना उसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें तो सेमिनल, वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये पेयर होते हैं, ये पेयर में आते हैं, और एक सिंगल पोस्ट्रेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इन सब का जो सेक्रेशन होता है ना इसी को हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो फ्रक्टोज रिच होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है विच इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये कंस्टिट्यूट करता है पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना इट इज़ लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। देखो 3 पार्ट्स, ये जो जितने भी पार्ट हमने पढ़े मेमोरी ग्लैंड के साथ इस तरीके से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवरीज जो होते हैं ना वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है ना। एंड ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। हर एक ओवरी का जो लेंथ होता है ना इट इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस। पेल्विक वॉल और यूटेरस से कनेक्टेड होता है बाय हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है ना। पेल्विक वॉल एंड यूटेरस ध्यान में रखें। एंड ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम जो ओवरियन स्टोमा को कवर करके रखता है। इसका जो स्टोमा डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ध्यान में रखें। ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूटेरस और वेजाना, ये तीनों मिल करके फीमेल का एक्सेसरी डक्ट बना रहा होता है। फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस, ठीक है ना। ओवरी के जो पास वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, जो फनल शेप का होता है, और इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं फिम्ब्री, जो ओवम को ओव्यूलेशन के टाइम में कलेक्ट करने का काम करता है। और इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर पार्ट आता है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, और ये एम्प्यूला वही जगह है जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट मीट करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस की बात करें तो ये एक नैरो ल्यूमन है जो यूटेरस को जॉइन करता है। यूटेरस क्या है, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, वूम्ब जिसको हम कहते हैं, और इन्वर्टेड पियर का इसका शेप होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यूटेरस ओपन होता है वजाइना में थ्रू सर्विक्स, और सर्विक्स का जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। और यूटेरस के 3 लेयर्स होते हैं, थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडल का थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल होता है जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, इनर साइड पे ग्लैंडुलर लेयर होता है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो यूटेराइन कैविटी को लाइन कर रहा होता है। और यही एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इसमें ही साइक्लिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। मायोमेट्रियम की मैं बात करूँ, ये एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस। मोन्स प्यूबिस जो होता है ना ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, और लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो लेबिया मेजोरा के अंडर पाया जाता है। देखो वेजाइना जो होता है, इसकी वेजाइना की जो ओपनिंग होती है ये पार्शियली या फुल्ली, ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम हाइमन कहते हैं, ठीक है ना। एंड सी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा, ठीक है ना, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लिटोरिस कहते हैं, ठीक है ना। नाउ हाइमन जो होता है ना जनरली ये फर्स्ट इंटरकोर्स या फर्स्ट कॉर्टेज के टाइम में वो ब्रेक हो जाता है। कई बार सडन फॉल, जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग के टाइम पे ये ब्रेक हो जाता है। और कई बार तो फर्स्ट सेक्स या फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम पे हाइमन ब्रेक भी नहीं होता। सो हाइमन का ब्रेक होना, प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना, ठीक है ना, इज़ नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना, सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, रिमेंबर इट वेरी वेल। नाउ a functional mammary gland is a characteristic of all female mammal.
जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट, ये कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है ना, डिवाइड होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। उसके बाद ये कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, जो सेक्रीट करता है मिल्क, ठीक है ना। और ये मिल्क स्टोर्ड इन द कैविटी, और एल्वियोलाई की कैविटी में ये मिल्क स्टोर होता है। एल्वियोलाई फिर ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर ये ट्यूब्यूल जॉइंट्स होकर के मेमोरी डक्ट बनाता है। बहुत सारे डक्ट, मेमोरी डक्ट मिल करके एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाते हैं, ठीक है ना, जो जाके कनेक्ट होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना, सबसे पहले मेमोरी लोब, उसके बाद आता है मेमोरी एल्वियोला, उसके बाद आता है मेमोरी डक्ट। बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिल करके क्या बनाते हैं, एम्प्यूला बनाते हैं। उसके बाद आता है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है ना। देन कम्स द निपल। नाउ गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? हम जानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, ये गैमेट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। नाउ स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस जो होता है ना, ये इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इससे प्रोड्यूस करता है स्पर्म को बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, वो मल्टीप्लाई होकर के अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला म्यूटिक डिवीजन होता है और बना देता है 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म जो होता है ना, सर्टुली सेल अपने हेड को सर्टुली सेल के अंदर एम्बेड कर देते हैं, और ये बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर जाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। आई थिंक नीट 2023 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पर्म्स एम्बेडेड हो गए हैं ना, वो कहाँ से निकलते हैं, सर्टोली सेल से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर्टोली सेल में तो वो जा करके उनका हेड एम्बेडेड होता है, सो निकलेगा भी वहाँ से। लेकिन एज पर द एनसीईआरटी जो लाइन लिखी गई है, वो बोल रहा है दे आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ये चीज़ आपको याद रखना, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं स्पर्मेशन। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना, प्यूबर्टी के टाइम में मेल में क्या होता है ना, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना, जो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और 2 हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, उसका सेक्रेशन करता है, वो है LH और FHS, ठीक है ना। LH क्या करता है, LH लेडिक सेल को स्टिमुलेट करके वहाँ से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को रिलीज करता है। अब एंड्रोजन और FHS ये दोनों मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और स्पर्म की अगर हम बात करें ना, तो उसके पास एक हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। हेड में क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और उसके एंटीरियर पार्ट की बात करें ना, तो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम जो है ना, इज फील्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है ना। और जो इसका मिडल पीस होता है ना, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को ये कंटेन करता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, ताकि टेल मूवमेंट शो करे और स्पर्म को मोटिलिटी मिले। मेल जो होता है ना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म कॉर्टेस के टाइम पे रिलीज करता है, और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, ठीक है ना, एटलीस्ट 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए और 40% विगरस मोटिलिटी शो करने चाहिए। स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं और एक्सेसरी डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इनका, और सेक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं मैचुरेशन ऑफ और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ना, स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इन दोनों मिल करके सीमन बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमन बनाते हैं, सीमन बोलते हैं, ठीक है। नाउ द फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। ध्यान में रखिए, टेस्टिकुलर हार्मोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये मेल के एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। नाउ अब हम फीमेल में जो फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन का जो अब देखने वाले हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। ध्यान में रखिए कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही
ठीक है ना, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल, ठीक है ना, वो सेल जहाँ से गैमेट बनने वाला है, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे गैमेट मदर सेल, ओगोनिया। वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही ओवरी में फॉर्म हो जाते हैं और उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी, ठीक है ना, और ओगोनिया फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये सेल क्या करते हैं ना, डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं और डिवीज़न स्टार्ट करने के बाद प्रोफेज 1 करके स्टॉप हो जाते हैं। प्रोफेज 1 डिप्लोटिन वाले स्टेज में आकर के ये अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, टेम्पोरली अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। और देखो आगे जा कर के, ठीक है ना, प्राइमरी oocyte जो होता है ना, उनके आसपास कुछ लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स वो उनको सराउंड करने लगते हैं और क्या बन जाता है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये जो सेल्स होते हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ना, फॉलिकल्स, ये डीजेनरेट होने लगते हैं और प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल हर एक ओवरी में बचे होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल और सारे लेयर से क्या हो जाता है, ढकने लगता है, एक नया थीका बनाता है जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है और इसको हम कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, बाय लुकिंग एट फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एंटम बोलते हैं। द थीका इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका इंटरना। यही वो स्टेज है जहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है ना, जो ये फॉलिकल्स के अंदर है, ठीक है ना, विथ इन द टर्सरी फॉलिकल ये साइज में ग्रो करता है और अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और 2 हैप्लॉइड अनइक्वल सेल्स को बनाता है, ठीक है ना। एक लार्ज, ठीक है ना, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte को बनाता है और एक टाइनी छोटा सा पोलर बॉडी को बनाता है। अब ये पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता, ये अपना जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो होता है ना, प्राइमरी oocyte को यानी सेकेंडरी oocyte क्या करता है, इससे ले लेता है, समझ में आया, उसमें वो रिटेन हो जाता है। टर्सरी फॉलिकल जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में और सेकेंडरी oocyte जो होता है ना, उसके बाहर एक नया मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको हम जोना पैल्यूसिडा कहते हैं, ठीक है ना। नाउ ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte जिसको हम ओवम कहते हैं। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के सेकेंडरी oocyte यानी सेकेंडरी oocyte को ही हम ओवम कहते हैं, ठीक है ना, वो रिलीज हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओके, सो दैट वाज द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल हमें फीमेल प्राइमेट, ध्यान रखें प्राइमेट में क्या आता है, मंकी, एप्स और ह्यूमन भी, इनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको हम कहते हैं मेनार्च, ठीक है ना। और ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना 28 to 29 डेज तक चलता है, ठीक है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हम किसको बोलते हैं, वन मेंस्ट्रुएशन से अगले नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक, इसके बीच का जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है ना, इस बीच क्या होता है ना, देखो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो रहा होता है, ठीक है ना। और अगर ये ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है ना, तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन के तैयार थी फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए और इम्प्लांटेशन करके उसके जेस्टेशन करने के लिए, ठीक है ना, वो सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड डिस्चार्ज वो बाहर निकलने लगेंगे। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, वो जो 3 से 5 दिन तक चलता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, यूटेरस का, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ये सब निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। ये कब होता है, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है ना, और यूटेरस जो बिल्कुल रेडी हो रहा होता है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, ठीक है ना, वो सब चीज़ें बर्बाद हो जाती है और वो बाहर निकल जाता है। नाउ अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी का एक इंडिकेशन है, ठीक है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी का केस ही होगा। कई बार देखा गया है स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से, ठीक है ना, इन सब की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन कई बार नहीं होता या डिले होता है। नाउ अब मेंस्ट्रुअल फेज जो 3 से 5 दिन चला, उसके बाद आता है
फॉलिकुलर फेज, जिसमें क्या होते हैं, फिर से जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, और ठीक है ना, ताकि ओवम जो है ना वो बन सके और ओव्यूलेशन के टाइम पे वो निकल सके। ये मतलब इसमें फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसलिए इस फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और साथ साथ जो एंडोमेट्रियम जो टूट के बाहर निकल गया था उसका भी रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है ना। और जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं ना, ठीक है ना, जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं ना, सो ये चेंजेस हो रहे होते हैं बाय द चेंजिंग लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। LH और FHS क्या होते हैं इस टाइम पे इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और देखो स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट जब होता है ना, फॉलिकल से क्या निकल रहा होता है, एस्ट्रोजन भी निकल रहा होता है। अब देखो, अब जैसे ये फॉलिकुलर फेज बढ़ता गया, ठीक है ना, 14वें दिन पर 14th डे पर एक पीक आता है, उसमें क्या होता है, LH और FHS जो दोनों जो होता है ना पीक लेवल को अटेंड करते हैं, ठीक है ना। और इसको ये मिड जो साइकिल है ना, इसको हम LH सर्ज कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, LH का लेवल बिल्कुल बढ़ जाता है, उसके साथ साथ FHS भी बढ़ता है, सबसे ज़्यादा LH का लेवल बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। इस टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, उसमें से निकलता है ओवम, इसी प्रोसेस के कहते हैं हम ओव्यूलेशन, ठीक है ना। और ये रहा ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना, ये था ओव्यूलेटरी फेज। नाउ इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, जो ग्राफियन फॉलिकल जो आपका रप्चर हो गया, ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है जानते हो, ये रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन इसलिए रिलीज होता है कि जो ओवम निकला फर्टिलाइज होने के बाद, ठीक है ना, वो एंडोमेट्रियम में जाकर के चिपक जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो उस टाइम प्रोजेस्टेरोन की दरकार होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एसेंशियल होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, और एंडोमेट्रियम जो होता है इम्प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाता है। इसके साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम गया, एंडोमेट्रियम जिसको कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करा तो वो भी गया। अब ये सब डिजेनरेट हो जाते हैं, सब अंदर डिजेनरेट हो जाता है, और फिर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होने लगता है। सो ये जो पूरा साइकिल था ना, ठीक है ना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, इसको हम एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, फीमेल में 50 साल की एज तक रहता है और बंद हो जाता है, इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करें तो जब कॉपुलेशन के बाद, ठीक है ना, मेल पेनिस से सीमन रिलीज होता है और फीमेल के वजाइना में वो चला जाता है, ठीक है ना, रिलीज हो जाता है, इसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। जो स्पर्म्स होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं, बहुत रैपिडली स्विम कर रहे होते हैं, सर्विक्स को पास करते हैं, यूटेरस में पहुंच जाते हैं और फाइनली एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाते हैं, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं और ओवम रिलीज होता है। और उस टाइम पे ये दोनों मिल करके फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं और फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान में रखो, ठीक है ना, सिर्फ इंसेमिनेशन करना ही या ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जब स्पर्म एम्पुलरी रीजन में पहुँचे तो उस टाइम पे ओवम का भी वहाँ पे प्रेजेंट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसलिए हर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड करे और प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और ये जो प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न है, ऑफकोर्स इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो होता है ना, ओवम के जोना पेलुसिडा वाले लेयर के कंटेक्ट में आता है और कुछ चेंजेस को इंड्यूस करता है, ठीक है ना, जिससे और एडिशनल स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर ना हो सके। ये कौन करता है? स्पर्म करता है, ठीक है। नाउ इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। द सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of अब देखो, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ था, वहाँ से सेकेंडरी उस साइड ओवम प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना, जो कि फीमेल गेमेट है। लेकिन अभी तक मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जब ये स्पर्म, ठीक है ना, उसके अंदर चला गया ओवम के अंदर,
अब जा कर के मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होगा और ठीक है ना, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होकर के दो अनइक्वल सेल बनाएंगे जैसा पहले मियोटिक 1 में भी बनाया था। इसमें सेकेंड पोलर बॉडी होगा और हैप्लॉइड ओवम होगा जिसको हम oocyte बोलेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है और इसी टाइम पे, ठीक है ना, ध्यान से सुने, इसी टाइम पे बेबी का सेक्स डिटरमाइन हो गया होता है। फीमेल अपना सेक्स क्रोमोसोम लेके बैठी है, मेल गया, ठीक है ना, अपना न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज़ हो गया, ठीक है ना। अगर फीमेल के पास तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास दो हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। अगर एक्स एक्स मिल जाए तो फीमेल होगा, एक्स वाई मिल जाए तो मेल होगा। बिल्कुल इसी टाइम पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल को टॉर्चर दिया जाता है, फीमेल को कोसा जाता है कि तुम बच्चे पैदा कहते हैं ना कि सिर्फ फीमेल चाइल्ड को रिप्रोड्यूस कर रही है, मेल तो दे ही नहीं रही है। तो इसमें फ़ीमेल का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, इसमें मेल का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। क्योंकि मेल का जो क्रोमोसोम है एक्स वाई क्रोमोसोम वो डिसाइड करता है, ना कि फीमेल। ओके नाउ अब यहाँ से जो होता है ना, जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, एम्प्यूला में तो फर्टिलाइजेशन हुआ, अब ये आगे बढ़ता जाता है यूटेरस, और जैसे बढ़ता जाता है वैसे माइटोटिक डिवीज़न होता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है ना। जाइगोट से 2 सेल्स बने, फिर 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ठीक है ना, और 8 to 16, और ये जो सेल्स बने हैं ना इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। 8 to 16 जो ब्लास्टोमियर्स है ना उसको हम कहते हैं मोरुला, ठीक है ना। और मोरुला फर्दर डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म कर जाता है ब्लास्टोसाइट में, और ब्लास्टोसाइट फर्दर यूटेरस में जाता है। और ब्लास्टोसाइट के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, एक मतलब इस तरीके से कुछ अरेंज हो जाते हैं कि एक सेल मिल करके ना एक आउटर लेयर बन जाता है। उस आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और उस लेयर के अंदर ना कुछ सेल इकट्ठा हो जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं इनर सेल मास। और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है ना, ये एंडोमेट्रियम के साथ जाकर के अटैच हो जाता है, और इनर सेल मास जो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एज द एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट जो यूटेराइन सेल जो होता है ना वो रैपिडली डिवाइड कर जाता है और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। एज अ रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट है ना वो बिकम एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस में, और इसको ही हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी को लीड कर जाता है। अब हम देखते हैं आगे। नाउ इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लेग प्रोजेक्शन बनते हैं। रिमेंबर ट्रोफोब्लास्ट में बनता है जिसको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। अब देखो ये दोनों यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड, ठीक है ना, विच आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, कौन, कोरियोनिक विलाई। ना कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू दोनों साथ में ना इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, दोनों साथ में मिल जाते हैं और मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो फिटस, ठीक है ना। एंड मैटरनल बॉडी उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये एक कनेक्शन होता है, एक माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन यही होता है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से हो, न्यूट्रिएंट की सप्लाई ठीक से हो, कार्बन डाइऑक्साइड तुम बाहर जाओ, जो वेस्ट बने वो भी बाहर जाओ, ठीक है ना। एम्ब्रियो जो वेस्ट बना रहे हैं उसको यही बाहर निकालता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अ अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड से क्या करता है, प्लेसेंटा एक कनेक्टेड हो रहता है, ठीक है ना, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो। प्लेसेंटा जो होता है ना एंडोक्राइन टिश्यू होता है और सेवरल हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जिसको हम HCG कहते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको हम HPL कहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी और हार्मोन कल रिलैक्सिन भी रिलीज होता है एंड ये सेक्रेट होता है ओवरी से, ठीक है ना। और प्रेगनेंसी के टाइम पे HCG, HPL और रिलैक्सिन सिर्फ यही हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ करते हैं। अब आप सोचो, हालांकि ये चीज़ NCERT में नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज, जो वो मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जो किट आता है ना, ठीक है ना, वो किट कैसे टेस्ट करता है कि वेदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है नेगेटिव है या नहीं, वो कैसे चेक होता है, देखो, ठीक है ना। उसमें क्या क्या किया जाता है ना, इसमें उस डिवाइस में ना वेल बना होता है, वेल बना होता है मतलब एक डिप्रेशन होता है जहाँ पे
फीमेल का जो यूरिन होता है वो सुबह वाला जो यूरिन होता है ना उसको लिया जाता है, उसको ले करके उस वेल में डाला जाता है। सो वो डालने से क्या होता है ना, वहाँ पे डालेंगे तो वो यूरिन हेल्प करता है डिटेक्शन में, ठीक है ना। वहाँ पे लाइंस बनेंगी, ठीक है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव उसको बताएंगे, ठीक है ना। अगर सिंगल लाइन बन रही है मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, डबल लाइन होने का मतलब है प्रेग्नेंट है। नाउ ये कैसे होता है, बेसिकली जो यूरिन उस वेल में या जो डिप्रेशन उसमें डाला जा रहा है ना, इन यूरिन के पास वो हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बने होते हैं, जैसे HCG हो गया, HPL हो गया, रिलैक्सिन हो गया। और बाकी अगर वो ह्यूमन प्रेग्नेंट है तो उसके यूरिन में ये हार्मोन होगा तो 2 लाइन्स बनेंगे और ये पॉजिटिव टेस्ट दिख जाएगा। अगर वो वुमेन अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो ये हार्मोन नहीं बनेगा, यूरिन में ये हार्मोन होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही लाइन दिखेगा जो नेगेटिव प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा। समझ में आ रही बातें। और प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोसिन ये सब का लेवल जो हो जाता है ना हाई होता है, ठीक है ना। इनका हाई होना एसेंशियल है फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। देखो इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास होता है ना वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एक आउटर लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, और इनके बीच का जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। ये 3 लेयर जो होते हैं ना ह्यूमन बींग के सारे टिश्यूज ऑर्गन्स को बना रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सोचो इन 3 ऑर्गन्स के पास ऐसी कैपेसिटी होती है। और जो इनर सेल मास जो होता है ना ये सर्टेन सेल्स को बना रहा होता है जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इनके पास पोटेंशियल होता है, ये सेल के पास पोटेंशियल होता है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ह्यूमन प्रेगनेंसी जैसा हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया 9 मंथ्स का होता है। 1 मंथ के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, ठीक है ना। नाउ द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट बीट, ठीक है ना। नाउ 2nd मंथ के एंड पे फिटस लिम्ब एंड डिजिट्स बना चुका होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने या 12 वीक्स के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स जैसे लिम्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ये भी बन जाते हैं, ठीक है ना। और जो मूवमेंट ऑफ फिटस, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, ठीक है ना, वो फिटस मतलब अंदर वुम्ब में यूटेरस में रहते हुए जो किक मारता है, ठीक है ना, वो जो किक हम देखते हैं वो ये 5th मंथ में ही ये चीज़ें मतलब नोटिसेबल होने लगती है, ठीक है ना। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड ये 5th मंथ में देखने के लिए मिलता है। और एंड ऑफ 24 वीक्स 2nd ट्राइमेस्टर के एंड पे जो बॉडी होता है ना हेयर से कवर होने लगता है। आई लीड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, आई लेसेस बन जाते हैं। और 9 मंथ के बाद फीटस फुली डेवलप्ड है एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। नाउ देखो, और ये जो पूरा था ना ये था जेस्टेशन पीरियड। अब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद यूटेरस में विगोरस कंट्रक्शन होता है जो एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ फीटस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ, इसको ही हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन क्या है, एक कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है और इसका सिग्नल सबसे पहले स्टार्ट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से एंड द प्लेसेंटा, ठीक है ना, विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कंट्रक्शन इंड्यूस करते हैं। इसी को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। नाउ ये ट्रिगर करता है मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। ऑक्सीटोसिन वो इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना जो यूटेराइन मसल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रक्शन करा रहे होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं और फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। नाउ ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है बिटवीन द यूटेराइन कंट्रक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, दिस कंटिन्यूस रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रक्शन, बहुत स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रक्शन होता जाता है और ये लीड करता है एक्सपल्जन ऑफ बेबी थ्रू द बर्थ कनाल। इसी को हम कहते हैं पार्चुरेशन, यही होता है पार्चुरेशन। और बेबी के साथ साथ, ठीक है ना, वो जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा बेसिकली एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, और उसका कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कोर्ड के साथ, ठीक है ना, जो बच्चे की नाभि के साथ कनेक्टेड होता है। सो बच्चा और अम्बिलिकल कोर्ड और प्लेसेंटा ये सब के सब साथ में डिलीवरी के टाइम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। गॉट इट ना। अब देखो मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना, फीमेल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है ना, और मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को हम कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है ना। नाउ
दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। अब बच्चा जो पैदा हुआ, पैदा होते ही वो चावल, राइस, दाल, सब्जी तो खाने लगेगा नहीं, है ना, तो उसे मिल्क चाहिए होता है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना। और जो इनिशियल डेज के टाइम पे जो पहला मिल्क होता है ना, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को, इसलिए कहा जाता है। और ये कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज़, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जो पहला मिल्क होता है ना, इनिशियल पीरियड में बना हुआ जो मिल्क होता है ना, बच्चे को देना ही देना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और एक हेल्दी बेबी के लिए दिस फर्स्ट मिल्क इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी, समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले चैप्टर में।